नमस्कार, कैसे हैं आप सब। सो टुडे वी आर विद अनदर सेशन ऑफ करंट अफेयर। और इस बार करंट अफेयर का ये वीकली एनालिसिस वीडियो है जिसमें हम 1 जून से 7 जून के बीच में जो करंट हैपनिंग्स हुई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ख़ास बात ये है कि ये करंट अफेयर सेक्शन क्लैट 2027 को टारगेटेड है और यूपीएससी प्री 2027 को टारगेटेड है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है कि ये करंट अफेयर जो है डेली एनालिसिस वाली जो हमारी वीडियो है उनका एक रिवीजन वीडियो भी है ये। तो अगर आपका करंट अफेयर सेक्शन छूटा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। आप इससे ऑलमोस्ट जो हैपनिंग्स हुई हैं, जो करंट अफेयर हुआ है 1 जून से 7 जून के बीच में, उसको आप कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास इंडियन आर्मी जो है दिव्यास्त्र को टेस्ट करती है MK1, पहला न्यूज़। दूसरा, वाइस एडमिरल विनीत एम काटे ANC का चार्ज लेते हैं। तीसरा, ब्रिक्स की कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होती है बनारस में। फ्लोरिडा जो है ओपन ChatGPT के खिलाफ स्यू दर्ज करता है, केस दर्ज करता है। लद्दाख इनागुरेट करता है 15 कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स। जस्टिस VN वोहरा जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे शपथ लेते हैं। साउथ कोरिया का K-STAR सस्टेन प्लाज्मा जो है ये एक प्रोग्राम है। US हाउस जो है ईरान वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास करते हैं। और US के अंदर टैरिफ के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि भाई इंडिया के ऊपर किस तरीके की टैरिफ पॉलिसीज़ निकल कर आ रही हैं। जापान के जो PM है साने टाकाइची, वो इंडिया विजिट कर सकते हैं जुलाई में। ठीक है, डिस्कस करेंगे क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। और 11 जो है हमारा डिस्कशन का मुद्दा रहेगा इंडिया की जो GDP रिकॉर्ड है वो 7.7% बताई जा रही है GDP ग्रोथ, है ना। वैसे 7.78 करी गई थी लेकिन 7.7 पे ही ये रहने वाली है। ठीक है, SpaceX साइन करता है कंप्यूटिंग पावर एग्रीमेंट गूगल के साथ। नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर करता है न्यूक्लियर प्रोग्राम जो नॉन नेगोशिएबल होगा। ठीक है, और 14 है साउथ कोरिया नॉमिनेट्स हान स्योंग सूक एज ए प्राइम मिनिस्टर। जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही करंट अफेयर है। तो पहला जो हमारा है, इंडियन आर्मी टेस्ट करते दिव्यास्त्र MK1 लॉटरिंग म्यूनिशन। तो इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है दिव्यास्त्र MK1 इंडिजीनियस है। पहली बात तो ये क्या है, इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है कि इंडिया ने ये खुद बनाया है, किसी से हमने ये ना तो उधार लिया है ना खरीदा है। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये जो है आपका ये इंडिजीनियस टैक्टिकल लॉइटरिंग म्यूनिशन, और ये कहाँ पे है, इसका जो हमें सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिला है 1 जून को, वो मिला है जोधपुर में। इस सिस्टम की खास बात क्या है, इस सिस्टम को डेवलप किया हॉविट ने। एक लखनऊ बेस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो नई स्टार्टअप है। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो 95% इंडियन है। की फीचर्स क्या है, एक तो ये AI पावर्ड है, सबसे बड़ी खास बात है। दूसरा, इसका जो प्राइम रूल है, इसकी इंटेलिजेंस सर्विलेंस काफ़ी अच्छी है। इसमें ISR टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। ऑपरेशनल रेंज जो है 500 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, इंड्योरेंस यानी कि 5 घंटे तक का इंड्योरेंस है। अटैक स्पीड 300 से 4 किलोमीटर की 300 से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है जो काफ़ी ज़्यादा है। और पे लोड कैपेसिटी इसकी 15 kg है। तो सबसे बड़ी खास बात है कि दिव्यास्त्र MK1 जो है ये मल्टीपल टाइम्स लॉन्च किया जा चुका है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी खास बात है कि ये मोबाइल लॉन्चर सिस्टम है और इसको आप कैरी कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर अगर 50 सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, 50 डिग्री से ज़्यादा है, तो उस टाइम पीरियड पे भी ये काम करेगा। और ख़ास बात ये है कि इसके अंदर लॉटरिंग म्यूनिशन एंड AI कैपेबिलिटीज़ है। ये एक कामाकाइजी सुसाइड ड्रोन की तरह काम करेगा। ठीक है, जो दिव्यास्त्र है, दिव्यास्त्र का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि ये जो है इसका जो निशाना है वो अचूक है। ठीक है, और क्योंकि AI से इसको लीड किया जाता है तो इसके लिए ह्यूमन जो लेबर है, ह्यूमन जो आपका मैनेजमेंट है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोनोमस है ये, नेविगेशन इसका ऑटोनोमस है, रियल टाइम टारगेट सिस्टम है और मल्टी ड्रोन स्ट्राइक ऑपरेशन के साथ ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका 2, वाइस एडमिरल विनीत एम काटे ANC के चार्ज लेते हैं। विनीत एम काटे AVSM, ठीक है, 20th कमांडर ऑफ चीफ ऑफ द अंडमान निकोबार कमांड ANC 1 जून। और इनका जो ये अपॉइंटमेंट हुआ है
ठीक है। ये अपॉइंटमेंट कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, श्री विजयपुरम, ठीक है। उन्होंने वाइस एडमिरल अजय कोचार की जगह ली है और 25 मई में उनका जो पद था, कार्यकाल था, वो समाप्त हुआ था। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अंडमान निकोबार ANC रीजन को लीड करेंगे और अंडमान निकोबार कमांड इज़ द इंडियाज़ ओनली ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है। तो इसमें जो है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सारा का सारा जो ऑपरेशन कमांड है ये ANC के अंडर में काम करता है। मतलब ये ट्राई अलग अलग 3 डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे मिलकर काम करते हैं। वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी की बात करें तो विनीत मैकार्टी जो है इंडियन ओशन में और इंडियन नेवी में ये आपके अपॉइंट हुए थे 1 जुलाई 1989 में। स्पेशलिस्ट हैं ये गनरी में, मिसाइल में, और 36 साल का एक्सपीरियंस है और इनकी जो अपॉइंटमेंट्स है बहुत अच्छी जगह पे हो रही हैं, ठीक है। पहले अगर हम बात करें, प्रायर टू अज्यूमिंग कमांड ऑफ ANC वाइस एडमिरल मैकार्टी हेल्ड सेवरल इंपॉर्टेंट पोजीशन, तो इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा खासा है। असिस्टेंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ठीक है। फिर फ्लैग ऑफिसर कमांड रहे हैं वेस्टर्न फ्लीट के, कमांडेंट रहे हैं इंडियन नेवल एकेडमी के, और कंट्रोलर ऑफ पर्सनल सर्विसेज के भी ये जो है हेड रहे हैं। तो सबसे बड़ी खास बात करें, इस नए रोल में उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अंडमान निकोबार आइसलैंड एरिया के अंदर स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत की। यहाँ पर ग्रेट निकोबार आइसलैंड, इसको स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना, उसके वेलफेयर के लिए काम करना, और इंडियन जो आपकी कोस्टल डिफेंस सिस्टम है उसको एम्पावर करना इनकी मेन प्रायोरिटी का हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, जो ईस्टर्न इंडियन ओशंस हैं अंडमान निकोबार, और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और इस लोकेशन को कैसे मैनेज करके इंडिया के वेलफेयर के लिए उसको नेविगेट करना, ये इनकी मेन जिम्मेदारी रहेगी एज ए ANC चीफ, ठीक है। तो इसके बाद है आपका तीसरा न्यूज़, दैट इज ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब आपको पता ही है, ब्रिक्स इज़ अ स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल वर्किंग ग्रुप फॉर वेरियस कंट्रीज, जिसमें आपका बांग्लादेश, रशिया, इंडिया, ठीक है, चाइना, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इनका जो है नाम देखने को मिलेगा। सेकंड ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप CWG की मीटिंग होती है बनारस में 4-5 जून को, ठीक है। इंडिया इज़ द ब्रिक्स चेयर फॉर 2000, जैसे कि हमें पता है कि ब्रिक्स का इस टाइम पे चेयर कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। भारत 2026 में इसका चेयर कर रहा है। तो इसका जो इस टाइम पे थीम है, थीम इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ये ब्रिक्स की 2026 की थीम है। ब्रिक्स एक इन्फ्लुएंशियल इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग है और इसके 11 मेंबर हैं, ठीक है। कौन कौन से मेंबर हैं 2026 के हिसाब से? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इंडोनेशिया, ये सारे के सारे ग्रुप हैं, ठीक है। ये जो मीटिंग है ये फोकस करेगी 3 प्रायोरिटी एरियाज पर, ठीक है। नंबर 1, क्रिएटिव इकोनॉमी पे कैसे काम किया जाए, कल्चर इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ाया जाए, और कॉपीराइट द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे रोका जाए, कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया जाए, और साथ में कल्चरल प्रॉपर्टी को जो है रिटर्न किया जाए। मतलब कल्चर को और कल्चरल प्रॉपर्टी को क्या किया जाए, उसको एम्पावर करने की कोशिश की जाए सभी देशों के द्वारा। कल्चरल, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना, दिस इज अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिक्स। तो 5 थेमेटिक पैनल हैं डिस्कशन के। क्रिएटिव इकोनॉमी एक पैनल है, एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक पैनल है, सेफ गार्डिंग एंड शेयर्ड हेरिटेज एक पैनल है, और कल्चर एज ए ड्राइवर ऑफ SDG एक पैनल है। आउटकम्स क्या है इनकी मीटिंग्स की? तो सबसे पहले जो डेलिब्रेशन है बनारस में होता है और ब्रिक्स कल्चर आउटकम डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी जो डिस्कशन हुई होगी उसको जो है नोट आउट किया जाएगा। तो यहाँ पर ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टरिंग मीटिंग इन भोपाल, ठीक है। अब इस यहाँ पे जो है टाइमलाइन क्या है अलग अलग इवेंट्स की। तो सबसे पहले वर्चुअल CWG की मीटिंग हुई थी 2026 में 29-30 अप्रैल में। सेकंड CWG की मीटिंग हुई है आपकी 4 से 5 जून बनारस में।
थर्ड CWG की जो मीटिंग है और जो फेस्टिवल और कल्चर पे बेस्ड होगा, ये आपकी अगस्त में होगी, यानी कि भोपाल में। तो इस साल बैक टू बैक 3 मीटिंग्स हुई हैं ब्रिक्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं वो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। दैट्स वाई दे आर मीटिंग इन अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। तो बनारस का जो आपका कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसको देखते हुए सेकंड CWG का बनारस में होना इस बात को प्रूव करता है कि यस, ब्रिक्स के कंट्रीज कल्चरल डेवलपमेंट को लेकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें तो बनारस दुनिया का ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ है और इस तरीके की मीटिंग्स के लिए बनारस से अच्छी जगह शायद ही कोई हो सकती थी। और यहाँ पर जो गंगा की घाट है, ठीक है, रिलीजियस ट्रेडिशंस है ना, गंगा आरती है, ये सारी की सारी जो बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है जैसे सारनाथ नाम की जगह है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बनारस को बहुत स्पेसिफिक बनाती है। इसीलिए कल्चरल मीटिंग यहाँ पे करना इस बात को शो करता है कि दोज हू आर द कंट्रीज और द पार्ट ऑफ ब्रिक्स, दे आर वेरी सीरियस फॉर द कल्चरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्लोरिडा स्यूज OpenAI ओवर ChatGPT सेफ्टी। तो फ्लोरिडा जो है रिसेंट में न्यूज़ में आया है, ठीक है। फ्लोरिडा स्टेट कहाँ का, यूनाइटेड स्टेट का है और इसने एक लॉ सूट फाइल करा है OpenAI जो कंपनी है। OpenAI कंपनी किसकी कंपनी, ChatGPT की कंपनी है और इसके जो CEO हैं ChatGPT के OpenAI के, उनका नाम है सैम अल्टमैन। तो ये केस 1 जून को फाइल किया गया था फ्लोरिडा अटॉर्नी जनरल जेम्स अटमर के द्वारा और ये कहाँ पे करा था, फ्लोरिडा के सर्किट कोर्ट में, 10th सर्किट कोर्ट में और स्टेट लॉ के अंडर में ये केस दर्ज किया गया था। अब इसमें जो उसके ऊपर आरोप लगाया गया है ChatGPT के ऊपर, वो लगाया गया है कि भाई ChatGPT अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करती है और AI का जो चैट बॉट है वो इस चीज़ को बढ़ावा देता है। अब ChatGPT के बारे में आपको पता ही होगा, ChatGPT जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चैट बॉट को भी OpenAI ने डेवलप किया जैसे ChatGPT को करा है। इसका जो मेन यूज़ है वो है आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे काम होता है, जो बाकी में ट्रेंड इसके मॉडल्स हैं। इसके साथ साथ वास्ट डाटाबेस है, ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज आपको मिलते हैं, ठीक है। ये टूल्स एक्सेसिबल हैं वेब के थ्रू, मोबाइल के थ्रू और इसके जो इंटरफेसेस हैं वो वर्ल्ड वाइड इस टाइम पे क्वेश्चन और आंसर के लिए जाना जाता है। तो कंटेंट ड्राफ्टिंग हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, कोडिंग असिस्टेंस हुआ और भी बहुत सारे जो काम होते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम हुआ, इन सभी कामों को करने के लिए ChatGPT या उसका जो चैट बॉट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ह्यूमन लाइक रिप्लाईज इसके हमें मिलते हैं। तो खास बात जो एलिगेशंस है लॉ सूट में OpenAI के ऊपर जो लगाया है फ्लोरिडा कोर्ट ने, वो ये है कि ChatGPT इज़ अनसेफ फॉर माइनर्स, ठीक है। तो ChatGPT सबसे पहला जो 83 पेजों की कंप्लेंट डाली गई है, ठीक है, फ्लोरिडा के लॉ कोर्ट में कि भाई ChatGPT माइनर्स के लिए, यानी कि जो आपके 18 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए अनसेफ है। दूसरा जो इसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि भाई ईटिंग डिसऑर्डर और सेल्फ हार्म जैसी चीज़ों को ये बढ़ावा दे सकता है। तीसरा जो इन्होंने बताया कि भाई इनकरेजिंग सुसाइड को भी इनकरेज कर रहा है। तीसरा जो है आपका वो है कि भाई बिहेवियर एडिक्शन के बारे में ये चीज़ें फैलाता है। नेगेटिविटी जो है क्रिटिकल थिंकिंग को रोकती है और बच्चों का जो यंग लेवल पे डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, वो डेवलपमेंट रोक देती है। तो स्टेट ने यहाँ पर जो OpenAI है, OpenAI के ऊपर एक्यूज़ तो लगाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ OpenAI के पास भी मौका है कि OpenAI अपने आप को ये जो एलिगेशंस लगे हैं उनके खिलाफ अपने आप को स्टैंड आउट कर सकती है और अपने आप को प्रूव कर सकती है। तो लीगल कंटेक्स्ट क्या है, लॉ सूट जो है एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है और इसको लॉन्च किया था फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल ने अप्रैल 2026 में। एग्जामिन ChatGPT इज़ अ पॉसिबल रोल इन 2025 मास शूटिंग, ठीक है। मास शूटिंग हुई थी 2025 अप्रैल में, ठीक है, फ्लोरिडा में और उसमें ये पाया गया था, मतलब कोई क्लियर कट तो इनके पास प्रूफ नहीं था, ये था कि भाई जो शूटिंग हुई है उस शूटिंग में ChatGPT का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ये स्टेट यूनिवर्सिटी का मैटर है और इन्वेस्टिगेटर्स ने ये देखा कि भाई जो आपकी गनमैन ने अपने एक्शंस को करने से पहले AI टूल का यूज़ किया था कि भाई कैसे करके क्या करना है, प्लानिंग कैसे करनी है। द केस इज़ ग्राउंडेड इन US स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज
और विच एड्रेस डिसेप्टिव एक्ट। तो इस तरीके से ये जो लॉ है, ये लॉ हमें देखने को मिलता है। ओपन एआई's पोजीशन, ओपन एआई हैज एक्नॉलेज्ड द माइनर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ओपन एआई ये कहता है कि भाई माइनर्स के लिए तो हमने ऑलरेडी प्रोटेक्शन का क्राइटेरिया बना रखा है, तो हमारे ऊपर ये जो एलिगेशन लग रही है गलत है। तो आगे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। लद्दाख जो है इनॉग्रेट करता है 15 कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, ठीक है। 15 कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स को इनॉग्रेट करने का काम करता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है लद्दाख के विनय कुमार सक्सेना 15 कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स को जो है इनॉग्रेट करते हैं 2 जून को। और ये कहाँ पर है? ये है आपका स्क्रूचान, बनाला सबसोन, ठीक है, और खारू। ये सारे के सारे जो नाम हैं, ये सारे के सारे जो नाम हैं लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट हैं। फैसिलिटी क्या है? फैसिलिटी है आपका मॉडर्न शेड वर्क प्लेस होगा, ठीक है। लोकल आर्टिसन कम्युनिटी को सपोर्ट मिलेगा और इसके साथ साथ वेवर, स्पिनर्स, टेलर्स, हैंडीक्राफ्ट के आर्टिसंस को सपोर्ट किया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप SSGs को एम्पावर किया जाएगा इन लोगों के लिए, और हाई क्वालिटी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स और इनके लिए मार्केट को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो इसका जो मेन जो काम है वो ये है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना। क्या प्रमोट करना? लोकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, पहली चीज़। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तीसरा ग्रोथ एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। और चौथा कलेक्टिव प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन एंड क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटीज़। ये जो फैसिलिटीज़ है ये प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करेंगी, प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगी, आर्टिसंस की लाइफ को एम्पावर करेंगी और मार्केट लद्दाख के बाहर भी एक्सपेंड हो सकेगी। लद्दाख जो है अपने रिच हेरिटेज कल्चर, वूल बेस्ड वेविंग, ट्रेडिशनल आर्टिसन क्राफ्ट के लिए जाना जाता है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स को एम्पावर करने से यहाँ का जो आपका रूरल नेटवर्क है, ठीक है, रूरल क्राफ्ट सेक्टर है, लोगों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे और ये लद्दाख के लिए इकोनॉमिक लेवल पे काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो विलेज डेवलपमेंट की खास बात क्या है? अगर ये प्रोडक्शन स्पेसेस मॉडर्न टूल्स के साथ गांव लेवल पे मिलने लगे तो 15 जो सेंटर्स बनाए हैं वो ये एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि SDG और रूरल डेवलपमेंट के लेवल पर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है आपका जस्टिस V मोहना सॉन एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पे जस्टिस V मोहना जो है शपथ लेते हैं। जस्टिस V मोहना जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ लेते कब? 2 जून 2026 को। शी बिकेम 12th वुमेन जज, ठीक है। भारत के संविधान में विमेन जज अभी भी बहुत कम हुई हैं, लेकिन ये अभी तक की 12th वुमेन जज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। और जो है सेकेंड वुमेन जज अपेक्स कोर्ट एंड द ओनली डायरेक्टली एलिवेटेड फ्रॉम द बार सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ साथ अगली जो चीज़ है, ठीक है, जस्टिस इंदु मल्होत्रा 2018 के बाद ये जो है ये अगली वुमेन जज हैं। जस्टिस मोना एलिवेशन इज नोटेबल माइलस्टोन, ठीक है, जेंडर रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने काम करा है। इसके साथ साथ उनका जो डायरेक्ट एलिवेशन है बार अंडरस्कोर्स में, रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल प्रैक्टिसेस के लिए, अपॉइंटमेंट प्रोसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अच्छा इन्होंने काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, वी नो वेरी वेल, आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके साथ साथ अगर देखें तो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट बिगेन फंक्शन 28 जनवरी 1950। किसकी बात हो रही है? SC की बात हो रही है, ठीक है। और ये फाइनल इंटरप्रिटेटर है संविधान का और एपेक्स कोर्ट ऑफ अपील कॉलेजियम सिस्टम का भी ये फाइनल ब्रांच है। अपॉइंटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, ये किसके सिस्टम के द्वारा होता है? सिस्टम को बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम एक जुडिशियल मैकेनिज्म है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लीड करते हैं, जिसमें उनके साथ देते हैं सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कॉलेजियम रिकमेंड करता है नाम और ये सीनियरिटी के बेसिस पे नाम को रिकमेंड करता है। जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा वो आपका CJI बनने के चांसेस उनके ज़्यादा हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे केसेस हैं, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे जब सबसे सीनियर मोस्ट जज जो है क्या नहीं बने? CJI नहीं बने। तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है इसको चीफ जस्टिस लीड करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी साउथ कोरिया का K-STAR सस्टेन प्लाज्मा फॉर 102 सेकेंड। अब क्या है ये न्यूज़ समझते हैं। साउथ कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च में K-STAR डिवाइस सस्टेमा जो प्लाज्मा है उसके रिगार्डिंग है और 102 सेकंड का है ये।
और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था 2023 दिसंबर और फरवरी 2024 के बीच में। और इस सेम कैंपेन के स्टार ऑल्सो मेंटेन प्लाज्मा एट 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस एंड 40 सेकेंड के लिए। और ये नया रिकॉर्ड है अबाउट के स्टार। के स्टार क्या है? के स्टार एक सुपर कंडक्टिंग टोकामक, ठीक है, सुपर कंडक्टिंग टोकामक लोकेटेड दाजिगांव साउथ कोरिया में है और कोरियन इंस्टीट्यूशन फ्यूजन इसको लीड करता है। टोकामक डोनट शेप टोरोटोरियल मैग्नेटिक कॉन्फिडेंट डिवाइस है और जिसका जो मेन काम है प्लाज्मा कंट्रोल्ड, एक्सट्रीमली हॉट प्लाज्मा को कंट्रोल करना और उसको मैनेज करना, ठीक है। की अचीवमेंट क्या है? सबसे पहले तो 102 सेकेंड तक स्टेबल हाई एच मोड पे इसको रखा गया है। 48 सेकेंड आयोन टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री पे रखा गया है। तो ये जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है लॉन्ग पल्स हाई परफॉर्मेंस प्लाज्मा ऑपरेशन में और हाई कॉन्फिनमेंट मोड एच मोड में। तो ये डेवलप हुआ था वैसे 1982 में, इसकी खास बात है और ये सिग्निफिकेंटली बेटर कॉन्फिनमेंट को प्रमोट करता है, उसको प्रोवाइड कराता है। द प्रीवियस के स्टार रिकॉर्ड मेंटेनिंग प्लाज्मा जो था वो आपका 100 था, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस 30 सेकंड के लिए था, 2021 में अचीव हुआ था। अब वो अपग्रेड हुआ है, अब अपग्रेड जो हुआ है 2026 में वो है आपका 102 सेकंड का 48, ठीक है, 48 सेकंड का। तो ये जो डाइवर्टर क्रिटिकल प्लाज्मा फेसिंग कंपोनेंट और ख़ास बात ये है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 3.422 सेंटीग्रेड, ठीक है, उतना हमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, काफ़ी है ये। यूएस हाउस पासिस ईरान वॉर पावर रेजोल्यूशन। यूनाइटेड स्टेट के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो वॉर पावर रेजोल्यूशन पास करते हैं 3 जून को और प्रेसिडेंट ट्रम्प को डायरेक्ट करते हुए ईरान वॉर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर वॉर अथॉरिटीज यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेज, द मेजर पास्ड बाय नैरो मार्जिन 215 to 8, 4 रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव्स जॉइनिंग डेमोक्रेटिक सपोर्ट। और रेजोल्यूशन की खास बात है, रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 2026 बाय रिप्रेजेंटेटिव ग्रेटरी मीक्स डी न्यूयॉर्क और इट रिक्वायर्ड द रिमूवल ऑफ यूएस आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम हॉस्टाइल अगेंस्ट ईरान, ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको निकालना और अनलेस कांग्रेस एक्सप्लिसिटली अप्रूव कंटिन्यूड मिलिट्री एक्शन। तो वॉर पावर इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 जो है अंडर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताया गया है कि ग्रांट कांग्रेस द पावर टू डिक्लेयर वॉर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना क्लैट और यूपीएससी के पर्पज से। आर्टिकल 2 डेजिग्नेटेड द प्रेसिडेंट एज ए कमांडर इन चीफ। तो ये यूएस के संविधान के कुछ आर्टिकल्स है जो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से रेजोल्यूशन का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि कांग्रेशन अथॉरिटी को रीअसेट करके, ठीक है, मिलिट्री एंगेजमेंट को मैनेज करना और हॉस्टिलिटीज से जो यूएस आर्मी उसको बाहर निकालना। यूएस प्रपोज टैरिफ ऑन इंडिया ओवर फोर्स्ड लेबर कंसर्न, ठीक है। तो ये क्या है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने न्यू एडिशनल टैरिफ प्रपोज करा है, ठीक है, और वो है आपका इंडिया के ऊपर भी है। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मूव लिया है, ठीक है। सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन बाय ऑफिस ऑफ द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR, ठीक है, और इस तरीके से इंडिया के ऊपर टैरिफ आपका बढ़ जाता है। मेड विद फोर्स लेबर। सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्रेड एक्ट 1794 empowers the US to address unfair foreign trade practices। तो USSTR ये जो आर्टिकल है आपका 1974 का ट्रेड एक्ट, इसके हिसाब से ये टैरिफ लगाया जाता है और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो टैरिफ में क्या हुआ? टैरिफ इन्होंने लगाया है, ठीक है, 54 कंट्रीज़ पे और इंडिया फेसिस प्रपोज एडिशनल टैरिफ ऑफ 12.5%। 6 इकोनॉमीज़ पे लगाए, कनाडा, ठीक है, इक्वाडोर, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, इन पर इन्होंने 100% का टैरिफ लगाया है। तो इस टाइम पे जो टैरिफ है वो यूएस के द्वारा लगाया जा रहा है, ठीक है। और इंडिया का रिस्पांस क्या इंपॉर्टेंट है? इंडिया का जो रिस्पांस है वो ये है कि भाई इंडिया हैज़ रिजेक्टेड द एलिगेशन, पहली बात तो। दूसरा, आप एक्सप्रेस द विलिंगनेस टू रिजॉल्व द मैटर बाय बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन। तो इंडिया ने कहा कि भाई हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते, अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो हम ये बातचीत के थ्रू सुलझाने की कोशिश करेंगे। USTR जो है ये इंडिया को बहुत सारे सेक्टर्स
पर ये टैरिफ लगाते जो इंडिया के लिए थोड़ा लॉस वाला है। कॉटन, कोकोआ, फिश, कॉफ़ी, निकेल, इन पे टैरिफ लगने का मतलब है कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित होगी। एक्सटेंशन, सर्टेन कैटेगरीज इंक्लूडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल, बीफ, कॉफ़ी, सम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रपोजल टैरिफ। लेकिन ये टैरिफ अल्टीमेटली किसी भी देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, नुकसानदायक ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। जापान के जो पीएम है सना तकाइची, वो इंडिया विजिट कर सकते हैं। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर सना तकाइची प्लानिंग टू विजिट इंडिया इन जुलाई, और जिसमें इंडिया और जापान के बीच में बायलैटरल टॉक्स होंगे, ठीक है, बायलैटरल टॉक्स होंगे। और उसमें जो है नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होगी। जैसे मैं बता दूं, इंडिया और जापान का जो है बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, जैसे कि बनारस को लेकर है, बुलेट ट्रेन को लेकर है। तो इस मीटिंग में क्या एक्सपेक्ट किया गया है, ये मीटिंग होगी आसाम में पहली बात तो, और इसमें जो मेन चीज़ एक्सपेक्ट करी गई है वो है आपका मेजर सेमी कंडक्टर प्लांट, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है उस पर बातचीत होगी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे बातचीत होगी, सिक्योरिटी पे बातचीत होगी, कोलैबोरेशन पे बातचीत होगी। मैं बता दूं, इंडिया और जापान जो दोनों देश हैं वो आपका क्वाड के मेंबर हैं, ठीक है। क्वाड एक स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये 4 मेंबर हैं, और जापान। तो ये जो मेंबर हैं चाइना के अगेंस्ट में एक साथ खड़े होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रीजनल लेवल पे चाइना को जो राइज़ है इकोनॉमिक लेवल पे, रीजनल लेवल पे, उसको काउंटर करने की कोशिश है। तो इंडिया जापान का ये जो रिलेशन है ये उनके क्वाड का जो पार्टनरशिप है उसका एक पार्ट है, ये समझ लो। इंडिया जापान जो स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग पार्टनरशिप है, G20 में साथ काम करते हैं, क्वाड में साथ काम करते हैं, ठीक है। इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप में है ये लोग। 2014 से इन्होंने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इन पे काम करना शुरू करा है। असम के अंदर ये जो मीटिंग होगी, ठीक है, इस मीटिंग में नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, बायलैटरल कोऑपरेशन, कल्चरल हेरिटेज, इंडिया जापान का जो एक्ट ईस्ट फोरम है उस फोरम के हिसाब से कनेक्टिविटी, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, इन सब पर काम होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 23 नवंबर 2025 को प्राइम मिनिस्टर ठीक है, मिस्टर ताकाइची एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक मीटिंग पहले हो चुकी है, ठीक है, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 समिट इन जोहान्सबर्ग। ये मीटिंग अनऑफिशियल थी, बट ये मीटिंग थी, इट वाज अ मीटिंग, ठीक है। 26 मई 2026 को एक मीटिंग हुई है जापानीज फॉरेन मिनिस्टर मोतेगी ताइमस्तु और प्राइम मिनिस्टर मोदी ड्यूरिंग क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग्स के साथ साथ। तो इंडिया और जापान की जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं इम्पॉर्टेंट है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है साहब। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है, इसमें कोऑपरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, जॉइंट एफर्ट्स और रीजनल स्टेबिलिटी पे काम करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये दोनों ही इंडिया जापान क्वाड के मेंबर हैं जो चाइना के खिलाफ स्ट्रांगली अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंडिया की जो GDP रिकॉर्ड है फाइनेंशियल ईयर 2026 में वो है आपकी 7.7। एक्चुअली में ये एम किया गया था कि इस ईयर में 7.8 रहेगी, लेकिन 7.7 ही रहने की उम्मीदें हैं। 5 जून 2026 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवाइज करा और अपने रिवाइज प्रोजेक्शन में ये कहा कि भाई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लोअरिंग द GDP ग्रोथ forecast by 6.6% and raising the inflation forecast to 5.1%। की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं? तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में GDP ग्रोथ यहाँ रहने के चांसेस है 7.7। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, जो आपका फोर्थ क्वार्टर में ये ग्रोथ 7.8 होने की उम्मीद है, लेकिन मोस्टली ये देखा जा रहा है कि 7.7 ही रहेगी इस साल। तो रियल GVA ग्रोथ जो है फाइनेंशियल ईयर में 7.9 रहने वाली है। RBI जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनका डिसीजन है कि भाई पॉलिसी रेपो रेट को अनचेंज रखा जाए, उस पर कोई चेंज ना किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिससे जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2026 की ग्रोथ है वो ग्रोथ परफॉर्मेंस प्रॉपरली मेंटेन हो, ठीक है। SpaceX ने साइन किया है कंप्यूटिंग पावर एग्रीमेंट विद गूगल, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका कंप्यूटिंग पावर एग्रीमेंट है गूगल के साथ साइन करना, एक्चुअली में इनका जो मिशन है 2026 अक्टूबर महीने से जून 2029 के बीच में प्रपोज्ड है। और इसके अंदर 1,10,000 NVDA GPU अलोंग विद CPUs मेमोरी, ये सारी चीज़ें हैं। और गूगल विल पे SpaceX
$920 million पर मंथ फॉर द कंप्यूट कैपेसिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स का ईच पार्टी कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट विद इन 90 डेज ऑफ नोटिस 31 दिसंबर 2026 तक। स्पेस एक्स अगर जो उसने प्रोमिस करे उनको डील करने से फेल होता है तो जो गूगल है 30 सितंबर 2026 तक गूगल के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सके। स्ट्रेटेजी कंटेक्स्ट क्या है? गूगल का ये जो आपका प्लान है स्पेस एक्स के साथ, तो ये शॉर्ट टर्म ब्रिज कैपेसिटी को बढ़ाएगा और साथ में एजेंट एआई प्लेटफॉर्म जेमिनी एंटरप्राइजेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि स्पेस एक्स के जो मॉड्यूल हैं काफ़ी एडवांस हैं, तो इसका फ़ायदा गूगल को मिलेगा। ठीक है, आईपीओ बैकग्राउंड को ले लो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को ले लो, इन सब में जो है इनको फ़ायदा हो सकता है। नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर्स न्यूक्लियर प्रोग्राम नॉन नेगोशिएबल। नॉर्थ कोरिया क्या करते हैं? नॉर्थ कोरिया डेवलप किया है नॉन नेगोशिएबल प्रोग्राम। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है एक ऐसा नॉन नेगोशिएबल प्रोग्राम है और ये नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल एंड एब्सोल्युटली ठीक है, इरिवर्सिबल। अब ये जो आपका स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट इशू करा था किम योंग, जो इनके किम यो जोंग, जो सुप्रीम लीडर किम जोंग यून की सिस्टर हैं, और न्यूक्लियर आर्सेनल डायरेक्टली नेशनल सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी का मुद्दा है उनका। ये कहना है नॉर्थ कोरिया फॉर्मली इन स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर पावर इस कंस्ट्रक्शन। 2023 में नॉर्थ कोरिया को, ठीक है, नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर पावर और उसके मैनेजमेंट की अथॉरिटीज़ मिल चुकी है। और भी अभी मैं अगर बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ऑनगोइंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्शन में नॉर्थ कोरिया मेंटेन्स दैट इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल सर्व्स अ नेसेसरी डिफरेंट अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन। तो नॉर्थ कोरिया का ये कहना है कि जो न्यूक्लियर पावर है उनके देश की सॉवरेनिटी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बाहरी हमलों से अगर हमें बचना है, अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो न्यूक्लियर पावर हमारे लिए ज़रूरी है। किम जोंग यूंग की जो सिस्टर है किम यो जोंग, उन्होंने ये कहा था कि अब पावरफुल सीनियर ऑफिशियल, एक्चुअली ये जो किम जोंग यूंग की सिस्टर हैं, शी इज़ वेरी पावरफुल इन नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट, और लीडरशिप के बिहाफ पे, किम जोंग यूंग के बिहाफ पे ये काफ़ी बोलती हैं। और सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी KCNA की रिपोर्ट की माने तो इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है, इस चीज़ को सपोर्ट करा है। और साथ में 2026 में जो मई में समिट हुआ था US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और उनकी कुछ क्लेम्स थी नॉर्थ कोरिया को लेके, उनको उन्होंने फॉल्स बताया। तो चाइना और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक विज़िट शेड्यूल करा था 8-9 जून को, और ये जो विज़िट है पिछले 7 सालों में है। और 1961 सिनो नॉर्थ कोरियन ट्रीटी फ्रेंडशिप कोऑपरेशन म्यूचुअल असिस्टेंस की बात करता है, यानी कि चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, जो इंडिया के लिए थोड़ा चिंताजनक भी है। रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें, जो 2026 में किम जोंग यून ने अनाउंस करा था कि भाई नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर फोर्सेज है वो आपका हाईलाइट ऑपरेशन न्यू यूरेनियम इन्वेस्टमेंट और इन सब के लिए काम कर रहा है, जिसमें उनको रशिया के साथ भी कोऑपरेशन मिल रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम का? अगर ये जो नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अगर ये डिसआर्मामेंट की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते और इनके पास बेलगाम पावर आ जाती है न्यूक्लियर की, तो इंडिया के लिए थ्रेट बन सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जो सबसे अच्छा दोस्त है वो चाइना है, और चाइना के साथ अगर नॉर्थ कोरिया की दोस्ती है तो इंडिया के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, साउथ कोरिया नॉमिनेट्स हांग स्योंग सूक एज ए प्राइम मिनिस्टर। जो साउथ कोरिया के जो नई प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है हांग सांग ठीक सूक, और हांग सांग सूक नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जिनका कार्यकाल शुरू हो चुका है 7 जून को, और ये 300 मेंबर नेशनल असेंबली को लीड करते हैं। करंट पोजीशन क्या है? ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज स्टार्टअप इससे पहले रह चुके हैं, 58 साल की एज है। पहले चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं नेवर के, साउथ कोरिया के लार्जेस्ट इंटरनेट टेक्नोलॉजी के कैंपेन के। हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस क्या है? हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ये है कि भाई नेशनल असेंबली हांग सन सूक जो है साउथ कोरिया के फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, एंड कितने सालों में, तकरीबन 20 सालों में कोई जो है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर होगी। शी वुड बी ओनली द सेकंड वुमेन टू होल्ड द पोजीशन। ठीक है, हान मायोंग के बाद ये दूसरी वुमेन है जो 2006 से 7 में थी।
Role of the Prime Minister under the Constitution of Republic of Korea. The Prime Minister is the head of the government. The President appoints the Prime Minister subject to approval of the National Assembly. Political context की बात करें, nomination comes after the President Lee Jae-myung party secured a strong performance in local elections held 3 June 2026 और इसके बाद जो अब करंट प्राइम मिनिस्टर है किंग मिन स्योक इज एक्सपेक्टेड टू रिजाइन एंड उसके बाद इनको ये पद मिलेगा। तो जो साउथ कोरिया की जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी के अंदर इस तरीके से मिनिस्टर्स को चूज़ किया जा रहा है कि जो देश के लिए उसकी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छे से काम कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपको इसको रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करने के बाद हम वीकली करंट अफेयर के जो आपके टेस्ट है वो कंडक्ट करेंगे। मेन चीज़ ये है कि करंट अफेयर आपका बहुत वास्ट है, लेकिन ये जो करंट अफेयर मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रिवीजन, इनका टाइम टू टाइम एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन कनेक्ट विद दीज करंट अफेयर्स फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।